कहानी बोंग सुक नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से शुरू होती है जिसके पास एक अजीब सुपर पावर है। जब भी उसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह बिना कंट्रोल के हवा में उड़ने लगता है। अपने इस सीक्रेट को छिपाने के लिए उसकी माँ मी उसे लगातार खूब सारा खाना खिलाती है ताकि उसका वजन बढ़ा रहे। इतना ही नहीं, वह बोंग सुक के बैकपैक में भारी डंबल प्लेट्स भी भर देती है जिससे वह जमीन पर ही रहे। एक दिन स्कूल जाते समय बोंग सुक की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो परेशान होकर एक बस के पीछे भाग रही होती है। उसे देखते ही बोंग सुक को पहली नजर में ही उससे प्यार जैसा एहसास होने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि लड़की के ट्रांजिट कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वह खुद उसका किराया भर देता है। उस लड़की का नाम हु है। वह अपने पिता के साथ रहती है और उनके घर की फाइनेंशियल हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। बोंग सुक की मदद से खुश होकर हु उससे बातें करने लगती है, लेकिन जैसे ही बोंग सुक उसका खूबसूरत चेहरा देखता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। अपनी हालत देखकर बोंग सुक तुरंत आंखें बंद कर लेता है और खुद को शांत करने के लिए पाई के डिजिट्स बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह वह स्कूल पहुंचता है और वहां जितना हो सके उतना पानी पीता है ताकि उसका शरीर थोड़ा भारी हो जाए। लेकिन तभी उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। उसकी क्लास में आने वाली नई ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि वही हु होती है। टीचर उसे बोंग सुक से ज्यादा दूर नहीं बैठा था। क्लास शुरू होते ही बोंग सुक बार बार उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी धड़कन फिर तेज होने लगती है और इस बार पाई के डिजिट्स दोहराना भी काम नहीं करता। वह घबराकर अपनी डेस्क को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है ताकि हवा में उड़कर बाहर न चला जाए। पूरे दिन वह किसी तरह खुद को संभालता रहता है। आखिर में जब हु क्लासरूम से बाहर निकल जाती है, तभी बोंग सुक थोड़ा शांत हो पाता है। इधर उनकी होम रूम टीचर मिस्टर चॉय हु से अकेले में बात करते हैं। वह उसे एथलेटिक्स पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। हु की फिजिकल एबिलिटी बाकी स्टूडेंट्स से काफी बेहतर होती है। मिस्टर चॉय को लगता है कि अगर वह इसी तरह मेहनत करती रही तो आगे चलकर सोल की किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एथलीट के तौर पर एडमिशन ले सकती है। इसके बाद मिस्टर चॉय क्लास प्रेसिडेंट गैंग हन से कहते हैं कि वह हु को स्कूल के जिम की पूरी जगह दिखाए ताकि वह वहां की फैसिलिटी से अच्छी तरह फेमिलियर हो सके। अगले दिन सुबह तेज बारिश हो रही होती है। बोंग सुक बस स्टॉप पर खड़ा होकर अपने ख्यालों में खोया रहता है। तभी बस ड्राइवर उसे देखकर कल वाली लड़की को याद करता है और मजाक में पूछता है कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। बोंग सुक शर्माते हुए तुरंत सफाई देता है कि हु सिर्फ उसकी क्लासमेट है। कुछ देर बाद उसे हु दिखाई देती है जो रेनकोट पहनकर स्कूल की तरफ दौड़ रही होती है। दोनों साथ साथ स्कूल गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन जल्दबाजी में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस टक्कर में बोंग सुक को चोट लग जाती है। लेट आने की सजा के तौर पर मिस्टर चॉय दोनों को क्लास के बाद स्कूल के बाथरूम साफ करने का काम दे देते हैं। क्लासरूम में वापस आने के बाद हु को बहुत पसीना आ रहा होता है, इसलिए वह बोंग सुक से एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म मांगती है। तभी कीसू नाम का एक ट्रबल मेकर उसे लॉकर रूम में जाते हुए देख लेता है और चुपके से उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इत्तेफाक से गैंग हन वहां से गुजर रहा होता है और वह तुरंत कीसू को रोक देता है। इससे गुस्से में कीसू गैंग हन को स्कूल के पीछे लड़ाई करने की चैलेंज देता है, लेकिन वहां जो होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते। गैंग हन के पंचेस बेहद तेज और ताकतवर होते हैं। वह कीसू को आसानी से हरा देता है। इतना ही नहीं, एक पंच में पास खड़े पेड़ की डाल तक टूट जाती है। अब साफ हो जाता है कि गैंग हन भी अपनी कोई सुपर पावर छिपा रहा है। स्कूल के बाद बोंग सुक हु के साथ नया स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने जाता है। इसके बाद दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। तभी बोंग सुक की नजर कीसू पर पड़ती है जो बुरी तरह पिटा हुआ वहां से गुजर रहा होता है। बोंग सुक उससे पूछना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हु उसे रोक देती है और कहती है कि उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद दोनों वापस स्कूल आते हैं और मिलकर अपनी क्लीनिंग ड्यूटी पूरी करते हैं। उन्हें साथ में इतना क्लोज देखकर गैंग हन को जेलसी होने लगती है। साफ पता चलता है कि उसे भी हु पसंद है। उधर बोंग सुक बॉयज रेस्ट रूम को ध्यान से साफ कर रहा होता है। तभी हु हाथ में ऑइंटमेंट लेकर वहां आ जाती है। उसे सुबह बोंग सुक को चोट लगने का अभी भी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वह उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और खुद उसके घाव पर लगाती है। हु इतनी पास होती है कि बोंग सुक फिर से नर्वस और एक्साइटेड हो जाता है। वह खुद को कंट्रोल करने के लिए बार बार पाई के डिजिट्स बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही हु वहां से चली जाती है, बोंग सुक खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और हवा में ऊपर उठने लगता है। अब कहानी हु के पिता जान की तरफ जाती है। जान ने अभी अभी फ्राइड चिकन का एक छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया है, लेकिन बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होता। आखिर में जो खाना उसने बनाया था वही खुद खाकर उसे खत्म करना पड़ता है। अपने पिता को परेशान देखकर हु उनसे वादा करती है कि वह पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करेगी और स्कॉलरशिप हासिल करेगी ताकि आगे चलकर जान को इतनी मेहनत न करनी पड़े। बेटी की ये बात जान के दिल को छू जाती है। इसके बाद कहानी फ्रैंक नाम के एक असैसिन पर जाती है। उसे एक खास मिशन मिला है जिसमें उसे एक एक करके रिटायर्ड सुपर ह्यूमंस को खत्म करना है। उसका पहला टारगेट जिन चान नाम का आदमी होता है।
खतरा महसूस होते ही जिन चान तुरंत फ्रैंक पर हमला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि फ्रैंक के पास बेहद तेज हीलिंग पावर है। मौका मिलते ही फ्रैंक एक पेन को जिन चान के सीने में घुसा देता है और फिर उसे एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। कुछ समय बाद मियून को न्यूज से जिन चान की मौत के बारे में पता चलता है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। वह अपने रूम में लौटती है और अपनी वेपन्स तैयार करने लगती है। इसके बाद फ्रैंक एक बुक स्टोर में पहुंचता है जहां उसका अगला टारगेट बोंग पियोंग छिपा हुआ होता है। फ्रैंक जानता है कि बोंग पियोंग इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वह सबसे पहले वहां की पावर काट देता है। लेकिन बोंग पियोंग भी तैयार रहता है। वह बैटरीज को पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करके फ्रैंक से जोरदार फाइट शुरू कर देता है। लड़ाई के बीच बोंग पियोंग अपनी और अपने बेटे की एक फोटो जला देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि कुछ जरूरी क्लूज मिट जाएं। लेकिन फ्रैंक ये सब देख लेता है और फिर से हमला करता है। धीरे धीरे बैटरीज की पावर खत्म होने लगती है और बोंग पियोंग कमजोर पड़ जाता है। आखिर में फ्रैंक उसे भी मार देता है। इसके बाद फ्रैंक जली हुई फोटो उठाता है और पूरे बुक स्टोर में आग लगा देता है। बाद में डैमेज्ड फोटो को ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि बोंग पियोंग का बेटा जोंगवन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था। यह जानकारी मिलते ही फ्रैंक सीधे उसी स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक के सस्पिशियस बिहेवियर को नोटिस कर लेता है और उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल देता है। इसके बाद गार्ड फोन पर इस घटना की इंफॉर्मेशन देता है और अगले दिन स्कूल में सर्वेलेंस कैमरास भी लगवा दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चू अपने खाली समय का एक एक पल ट्रेनिंग में लगा रही होती है। मिस्टर चॉय गैंग हन से कहता है कि जिम के फैंस चालू कर दे ताकि ट्रेनिंग के दौरान हु को ज्यादा गर्मी न लगे। गैंग हन कंट्रोल रूम में अकेला बैठकर चुपचाप हु को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगता है। तभी बोंग सुक भी जिम पहुंच जाता है। वह देखता है कि हु का पैर मुड़ गया है। उसे संभालने के लिए बोंग सुक इंस्टिंक्टिवली हवा में उड़कर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोर से जमीन पर गिर जाता है। अच्छी बात यह रहती है कि हु को कोई चोट नहीं लगती। दूर से ये सब देखकर गैंग हन को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। बाद में हु बोंग सुक से सिटअप्स में मदद करने को कहती है। बोंग सुक का वजन अच्छा खासा होने के कारण वह आसानी से हु के पैरों को जगह पर रोक सकता है, लेकिन हु के इतने पास होने से बोंग सुक बहुत नर्वस हो जाता है। वह उसकी तरफ देखने से भी बचता है और आंखें कसकर बंद कर लेता है। फिर भी दोनों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि बोंग सुक खुद को संभाल नहीं पाता। अगले ही पल वह अचानक हवा में उठकर ट्रेनिंग फील्ड के बीच पहुंच जाता है। वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है और पूछती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी एक जैनिटर जिम साफ करने के लिए अंदर आ जाता है। दोनों जल्दी से वहां से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद गैंग हन कंट्रोल रूम से बाहर आता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह दीवार पर अपना हाथ इतनी जोर से रखता है कि वहां उसकी साफ हैंडप्रिंट बन जाती है। असल में हु काफी समय से बोंग सुक के बारे में जानना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोंग सुक आखिर हवा में उड़ कैसे जाता है, इसलिए वह बहाना बनाती है कि उसके स्नीकर्स क्लासरूम में छूट गए हैं। बोंग सुक खुद उन्हें लेने जाने के लिए तैयार हो जाता है। हु चुपके से उसके पीछे जाती है और उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है, लेकिन अचानक फुटप्रिंट्स आगे जाकर गायब हो जाते हैं। हु घबरा जाती है और बोंग सुक का नाम पुकारने लगती है। तभी बोंग सुक सामने से अपना सिर बाहर निकालता है। उसके हाथ में दोनों के शूज होते हैं। पता चलता है कि वह पहले ही अपने शूज उतार चुका था क्योंकि वह फ्लोर को गंदा नहीं करना चाहता था। तभी हु की नजर उसके ढीले होते बैंडेज पर पड़ती है। वह उसका एल्बो पकड़कर उसे संभालने लगती है। हु के इतने करीब आते ही बोंग सुक की फीलिंग्स फिर बेकाबू हो जाती हैं और वह सीधा सीलिंग की तरफ उड़ जाता है। हु घबराकर उसे पकड़ती है और नीचे खींच लाती है। फिर वह जल्दी से उसका बैकपैक दोबारा उसके ऊपर रख देती है ताकि उसका वजन बढ़ सके। इतना ही नहीं, हु उसे शांत करने के लिए गले भी लगाती है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और बोंग सुक की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड की नजर सिक्योरिटी कैमरास पर पड़ती है और वह पूरा मामला देख लेता है। स्कूल से निकलने के बाद हु बोंग सुक का हाथ पूरे रास्ते कसकर पकड़े रहती है ताकि वह फिर से हवा में न उड़ जाए। जब वे घर पहुंचते हैं तो मियून की तेज सुनने की शक्ति की वजह से उसे बेटे के आने का तुरंत पता चल जाता है। वह खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन बोंग सुक के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। वो खुद को बोंग सुक की फ्रेंड बताती है। ये सुनते ही मियून बेहद खुश हो जाती है क्योंकि बोंग सुक पहली बार किसी फ्रेंड को घर लेकर आया था। वह हु का दिल से स्वागत करती है और फिर दोनों को अकेला छोड़ देती है। हु जब बोंग सुक के रूम को देखती है तो उसकी नजर चारों तरफ लगी सेफ्टी मैट्स पर पड़ती है। यह देखकर उसे काफी हैरानी होती है। अब बोंग सुक के पास अपना सीक्रेट छिपाने का कोई कारण नहीं बचता, इसीलिए वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह समझाता है कि जब उसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसका शरीर खुद ब खुद हवा में उड़ने लगता है। इसी कारण वह खुद को शांत रखने के लिए बार बार पाई के डिजिट्स बोलता रहता है। पूरी बात सुनने के बाद हु थोड़ा मजाक करने का फैसला करती है। वह सीधे बोंग सुक से पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। सवाल सुनते ही बोंग सुक फिर से सीलिंग की तरफ उड़ जाता है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि हु बिल्कुल नहीं डरती। उसके लिए इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। उसे बोंग सुक अजीब नहीं लगता। वह बस बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। हु उससे वादा करती है कि वह उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। साथ ही वह कहती है कि वह आगे
भी उसकी फ्रेंड बनी रहना चाहती है। नीचे मौजूद म्यून उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है और राहत की सांस लेकर मुस्कुराने लगती है। शाम होते ही हू अकेले बारिश में अपने घर की तरफ निकल जाती है। हू के जाने के बाद म्यून अपने बेटे से कहती है कि ऐसी लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उसे साफ लग रहा था कि हू भी बोंग सुक को पसंद करती है, वरना वह उसके रूम में इतनी देर तक क्यों रुकती। माँ की बात सुनकर बोंग सुक तुरंत रेनकोट पहनता है और घर से बाहर भाग जाता है। अपनी सुपर आई साइट की मदद से वह हू की लोकेशन पता कर लेता है। इसके बाद वह अपने सैंड बैग्स उतार देता है और थोड़ी ऑकवर्ड तरीके से हवा में उड़ते हुए हू की तरफ पहुंचता है। हू ऊपर देखकर उसे हवा में उड़ता हुआ देखती है और धीरे से कहती है कि वह कितना कूल लग रहा है। आखिर में बोंग सुक हू को बस तक छोड़कर आता है और उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता रहता है। इधर फ्रैंक अपने अगले टारगेट तक पहुंच चुका था। इस बार उसका निशाना नाजू थी, जो एक हेयर सैलून में काम करती थी। फ्रैंक एक नॉर्मल कस्टमर बनकर सैलून में जाता है और हेयर कट करवाते हुए कैजुअली उसके बच्चे के बारे में पूछने लगता है। नाजू को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह बिना देर किए सिजर्स उठाकर फ्रैंक के सिर में घुसा देती है, लेकिन फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके शरीर का घाव कुछ ही पल में खुद ठीक हो जाता है। नाजू के पास एक्सरे विजन की पावर थी। वह तुरंत एक स्नाइपर राइफल उठाती है और वॉल्स के पार से फ्रैंक पर गोली चलाने लगती है, लेकिन ऐसे आदमी के खिलाफ उसका कोई फायदा नहीं होता, जिसे मारना लगभग नामुमकिन है। फ्रैंक फिर उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है। नाजू किसी भी हालत में उसका पता बताने को तैयार नहीं होती। फ्रैंक का पेशेंस खत्म हो जाता है और वह नाजू को मार देता है। जाते समय वह ठंडे अंदाज में कहता है कि अब वह उसके बच्चे को उसके फ्यूनरल में ढूंढ लेगा। काम खत्म करके फ्रैंक सैलून से बाहर निकलता है। बाहर उसकी मुलाकात जुवान से होती है, जो वहां खाना पहुंचाने आया था। जुवान उसका रास्ता रोककर सिर्फ इतना पूछता है कि फोन रिपेयर शॉप किस तरफ है, लेकिन फ्रैंक बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जुवान आखिर अपने कस्टमर तक पहुंच जाता है, लेकिन कस्टमर काफी रूड होता है और पेमेंट सिर्फ कार्ड से करने की बात कहता है। मजबूरी में जुवान मान जाता है और कहता है कि वह अगले दिन कार्ड रीडर लेकर आएगा। अगली सुबह हॉलिडे होने के बावजूद बोंग सुक जल्दी उठ जाता है और बाहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी माँ से कहता है कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, लेकिन असल में उसका प्लान जिम जाने का होता है ताकि वह ट्रेनिंग के दौरान हू का साथ दे सके। जिम पहुंचकर दोनों की नजर दीवार पर बने एक अजीब हैंडप्रिंट पर पड़ती है। हालांकि वे दोनों इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन बोंग सुक के मन में एक सवाल अब भी घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हू ने उसके सीक्रेट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लिया। हू भी बोंग सुक को बताती है कि उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। इसके बाद कहानी उसके बचपन में चली जाती है। एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत के बाद हू अपने पिता जान के साथ ही बड़ी होती है। दोनों कभी एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रुकते। ऐसा लगता है जैसे वे किसी से छिप कर रह रहे हों। जब हू हाई स्कूल में पहुंचती है, तब जान फैसला करता है कि अब उन्हें एक जगह रुकना चाहिए ताकि हू आराम से कॉलेज की तैयारी कर सके। एक दिन उनकी क्लास में हाइवान नाम की एक अमीर ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। कुछ ही समय में कुछ बिगड़ैल लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं। बाकी स्टूडेंट सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं, लेकिन हू से ये देखा नहीं जाता। वह चुपके से टीचर को इसकी शिकायत कर देती है, लेकिन टीचर उन लड़कियों को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है। इससे प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय वे और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वे हाइवान को फिर घेर लेती हैं और उसे डराने के लिए नाइफ भी निकाल लेती हैं। तभी क्लास प्रेसिडेंट बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है। यह देखकर हू का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह अकेले ही उन 17 लड़कियों के सामने खड़ी हो जाती है। लड़कियां उस पर हमला करती हैं, लेकिन हू को जितनी चोट लगती है उसके शरीर पर निशान उतनी ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और उन्हें लगने लगता है कि हू कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर है। इस घटना के बाद स्कूल हू को निकाल देता है। जैन को मेडिकल बिल्स और सेटलमेंट का सारा खर्च अपनी जमा की हुई सेविंग्स से भरना पड़ता है। फिर भी वह अपनी बेटी को दोष नहीं देता। उसे पता है कि हू को उसकी स्पेशल एबिलिटी उसी से मिली है। जान दुखी होकर कहता है कि अगर हू की माँ आज जिंदा होती तो वह यह सच जानकर जरूर खुश होती। तभी हू को अपनी माँ के आखिरी समय का चेहरा याद आता है। अब उसे समझ आता है कि उसकी माँ के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। वह इसलिए खुश थी क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित बच गई थी। प्रेजेंट में वापस आने के बाद हू और बोंग सुक एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। इस बात से दोनों की फ्रेंडशिप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। उधर जान कार्ड रीडर लेकर अपने कस्टमर से पेमेंट लेने जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि पास के हेयर सैलून में मर्डर हुआ है। जानकारी हासिल करने के लिए जान जानबूझकर एक छोटा सा कार एक्सीडेंट करता है और इस दौरान उसे पता चलता है कि मामले की जांच NIS के लोग कर रहे हैं। इसी समय MI भी न्यूज में यह खबर देख लेती है और तुरंत उस जगह पहुंच जाती है। वहां उसकी नजर भीड़ के बीच खड़े एक सस्पिशियस डिलीवरी गाय पर पड़ती है। NIS ऑफिस में एक सेक्रेटरी
डायरेक्टर मिन को बताती है कि हाल में कई सुपर पावर्स वाले लोगों की हत्या हो चुकी है। मिन जांच करता है और पता चलता है कि सभी विक्टिम्स कभी ब्लैक टीम का हिस्सा रह चुके थे। उसे शक होता है कि इन हत्याओं के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का कोई आदमी है और उसका मकसद किसी बड़े सीक्रेट को छिपाना है। माइन तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जो को बुलाता है, जो असल में जैंगवान हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। उसकी स्मेल पहचानने की पावर इतनी तेज है कि वह लगभग किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकता है। कई सालों से वह चुपके चुपके ऐसे बच्चों को खोज रहा है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। साथ ही वह नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में भी लगा हुआ है। माइन उसे साफ चेतावनी देता है कि उसे बेहद सावधान रहना होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की खबर किसी बाहरी इंसान को नहीं लगनी चाहिए। उसी दिन फ्रैंक नाजू के फ्यूनरल में पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि नाजू की बेटी कई साल पहले बीमारी से मर गई थी। इसके बाद नाजू ने कई अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था। उधर बोंग प्योंग का फ्यूनरल भी चल रहा होता है। वहां सिर्फ एक आदमी मौजूद था, वह उसका बेटा ग्वेडो था, जिसे हम पहले बस ड्राइवर के रूप में देख चुके थे। अब कहानी ग्वेडो के बचपन में चली जाती है। उसे अपने पिता से इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की पावर मिली थी। बड़ा होने के बाद वह भी जांगवान हाई स्कूल में पढ़ता है। मिस्टर चॉय को उम्मीद होती है कि ग्वेडो स्टूडेंट एथलीट बन सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स में उसके अंदर ज्यादा टैलेंट नहीं था। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मिस्टर चॉय उसे ब्रॉडकास्टिंग और एंटरटेनमेंट की तरफ जाने की सलाह देता है। कुछ समय बाद ग्वेडो एक सुपर हीरो कैरेक्टर लाइटनिंग मैन के लिए ऑडिशन देता है। उसकी परफॉर्मेंस जजेस को काफी पसंद आती है। जल्द ही लाइटनिंग मैन बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान उसके इंसुलेटेड ग्लव्स खराब हो जाते हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं और इसके बाद ग्वेडो की जॉब चली जाती है। इससे भी बड़ा हादसा तब होता है जब एक दिन डोर खोलते समय उसकी पावर अचानक एक्टिवेट हो जाती है और इसके चलते उसकी माँ की मौत हो जाती है। ग्वेडो अंदर से जानता है कि इस हादसे में उसकी पावर ही जिम्मेदार थी, लेकिन वह अपने पिता से कुछ कह नहीं पाता। जान शिन भी उसे समझाने के लिए सही वर्ड्स नहीं ढूंढ पाता। वह बस ग्वेडो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके पास वापस आ सकता है। इसके बाद ग्वेडो जगह जगह जॉब ढूंढता है, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बस ड्राइवर से होती है जिसकी बस का जनरेटर खराब हो गया था। ग्वेडो अपनी पावर से कुछ ही समय में जनरेटर ठीक कर देता है। बस ड्राइवर उसकी मदद से इतना खुश होता है कि वह ग्वेडो को बस कंपनी में जॉब दिलवा देता है। इसके बाद ग्वेडो बस ड्राइवर बनकर काम करने लगता है। इसी रूट पर बोंग सुक भी अक्सर बस में सफर करने लगा था। प्रेजेंट में ग्वेडो अपनी पावर की मदद से उस पल को देखता है जब उसके पिता की हत्या की गई थी। ये देखकर उसके अंदर गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़ते हैं। अगले दिन कीसू पूरी तरह ठीक होकर स्कूल वापस आता है। उसी दौरान क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट भी आती है। ये वही हाइवान है जिसकी ह्यू ने पहले मदद की थी। लंच के समय हाइवान बोंग सुक और हु के साथ बैठती है और जल्दी ही दोनों की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। तभी कीसू जानबूझकर गंग हन की ट्रे में अपना बचा हुआ खाना डाल देता है और उसके ग्लासेस भी उसी में फेंक देता है। वह सबके सामने गंग हन को बेइज्जत करना चाहता था। गंग हन गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन फिर भी पलटकर हमला नहीं करता। बाद में बोंग सुक उसके ग्लासेस उठाता है और उन्हें ध्यान से साफ करता है। फिर हु वे ग्लासेस वापस गंग हन को दे देती है। हु उससे कहती है कि उसने सही काम किया। कई बार खुद को रोक लेना भी एक तरह की जीत होती है। ये सुनकर गैंग हन बेहद खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने खुलकर उसका साथ दिया था। उधर NIS की जांच से यह बात कंफर्म हो जाती है कि इन सुपर पावर्ड लोगों को मारने वाला आदमी फ्रैंक है। वह CIA का ऑपरेटिव है जिसे रिटायर्ड एजेंट्स को एक एक करके खत्म करने का काम दिया गया है। मिन अब सीधे US एम्बेसडर से मिलने का फैसला करता है। मीटिंग में वह साफ चेतावनी देता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसी तरह सुपर पावर्ड लोगों की हत्या करवाता रहा तो वह चाइना से संपर्क करके मिलकर इसका जवाब देगा। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक को अपना अगला टारगेट मिल चुका था। इस बार उसका निशाना बोंग सुक की मां म्यून थी। फ्रैंक एक आम कस्टमर बनकर उसके रेस्टोरेंट में पहुंचता है। म्यून को उसे देखते ही कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे याद आता है कि पिछले तीनों मर्डर लोकेशंस के पास फ्रैंक की कंपनी का डिलीवरी ट्रक देखा गया था। म्यून तुरंत बोंग सुक को मैसेज करके वार्न करती है कि वह घर वापस न आए, लेकिन इत्तेफाक से बोंग सुक के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे मैसेज मिला ही नहीं और वह सीधा रेस्टोरेंट में पहुंच गया। म्यून उसे देखते ही टेंशन में आ जाती है। वह अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसा दिखाती है जैसे बोंग सुक कोई नॉर्मल कस्टमर हो और उसे थोड़ी दूर जाकर वेट करने को कहती है। तभी फ्रैंक कैजुअली बोंग सुक से पूछता है कि क्या वह जोंगवान हाई स्कूल में पढ़ता है और क्या वह इसी जगह रहता है। बोंग सुक को खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता, इसलिए वह फ्रैंक के हर सवाल का सीधा और सच्चा जवाब दे देता है। दूसरी तरफ म्यून चुपके से अपनी पिस्टल निकाल लेती है और किसी भी पल फाइट शुरू होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फ्रैंक हमला करता उससे ठीक पहले US एम्बेसडर का ऑर्डर आ जाता है कि मिशन कैंसिल कर दिया जाए। इस तरह माँ और बेटे दोनों
दोनों बाल बाल बच जाते हैं। फिर भी म्यून का गुस्सा कम नहीं होता। वह बोंग सुक को डांटती है कि उसने उसकी बात मानकर अलर्ट रहना क्यों नहीं सीखा। उसे हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी समय डेंजर आ सकता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद फ्रैंक अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता है। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। बाद में उसे एक ट्रेनिंग कैंप भेज दिया गया जहाँ उसने कई साल तक बेहद कड़ी असैसिन ट्रेनिंग ली। इसी दौरान एम्बेसडर का एक और ऑर्डर आता है। इस बार फ्रैंक को जुआन को खत्म करना था। साफ था कि माइन की वार्निंग का यूएस की तरफ से कोई असर नहीं हुआ था। फ्रैंक टारगेट की फाइल्स देख ही रहा था कि उसका ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी लगभग एक बस से टकरा गई। इत्तेफाक से उस बस को ग्वेडो चला रहा था। फ्रैंक को देखते ही ग्वेडो पहचान जाता है। यही वह आदमी था जिसने उसके पिता को मारा था। ग्वेडो तुरंत बस के सारे पैसेंजर्स को नीचे उतार देता है और अकेले फ्रैंक के पीछे निकल पड़ता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक चेस होती है और पीछा करते करते वे एक सुनसान व्हीट फील्ड तक पहुंच जाते हैं। ग्वेडो हाथ में बैटरी लेकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन फ्रैंक एक ही जोरदार पंच में उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद फ्रैंक आखिरकार जुआन को भी ढूंढ लेता है। वह बिना रुके अपनी गाड़ी जुआन पर चढ़ा देता है। फ्रैंक को लगता है कि काम खत्म हो चुका है और वह मिशन कंप्लीट होने की रिपोर्ट देने लगता है, लेकिन तभी जुआन गाड़ी के नीचे से चुपचाप बाहर निकल आता है। दोनों के बीच तुरंत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस बार जुआन फ्रैंक पर भारी पड़ता है और उसे लगभग खत्म कर देता है। जाने से पहले जुआन उस ट्रक को उसके अंदर रखी सभी टारगेट फाइल्स के साथ आग के हवाले कर देता है। अगले दिन म्यून बोंग सुक को एक पावर बैंक देती है और सख्त हिदायत देती है कि उसका फोन हमेशा चार्ज्ड रहना चाहिए। साथ ही वह कहती है कि स्कूल खत्म होते ही सीधे घर आना है। बोंग सुक को समझ नहीं आता कि माँ अचानक इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो गई है, लेकिन वह उसकी बात मानता है। इसी कारण हु को जिम में अकेले ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगले कुछ दिनों तक बोंग सुक पूरा ध्यान एग्जाम्स की तैयारी पर लगा देता है। हु भी उसे परेशान नहीं करती और चुपचाप उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार करती है। एग्जाम से एक दिन पहले हु बोंग सुक से मिलने उसके घर पहुंचती है। उसे देखते ही बोंग सुक बेहद खुश हो जाता है और विंडो से नीचे उड़कर उससे मिलने आ जाता है। हु उसके लैप पर एक बड़ा पत्थर रख देती है ताकि वह एक्साइटमेंट में हवा में न उड़ जाए। फिर वह आखिरकार अपने दिल की बात कह देती है। असल में वह बस इतना कहना चाहती थी कि उसे बोंग सुक की याद आ रही थी। तभी मौसम का पहला स्नो गिरना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन एथलेटिक एग्जाम शुरू होने से पहले हु और बोंग सुक एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। दूर खड़ा गैंग हन यह सब देख रहा होता है और उसे जलन होने लगती है। बैडमिंटन के दौरान वह जानबूझकर बोंग सुक के रैकेट पर इतना जोरदार शॉट मारता है कि रैकेट टूट जाता है। दूसरी तरफ ह्यू हाई जंप की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे पता ही नहीं होता कि जंप स्टैंड का एक स्क्रू ढीला हो चुका है। खतरा देखते ही दो लड़के उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बोंग सुक के शरीर पर सैंडबैग्स होने की वजह से गैंग हन उससे पहले हु तक पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। गैंग हन की स्पीड देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इत्तेफाक से एक स्टूडेंट जिसे व्लॉग बनाना पसंद है इस पूरी घटना को कैमरा में रिकॉर्ड कर चुका होता है। वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है और कुछ ही समय में वीडियो वायरल हो जाता है। मिन को डर लगता है कि इससे उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट सबके सामने आ सकता है। वह तुरंत वीडियो हटाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वीडियो नॉर्थ कोरिया के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच जाता है और वे साउथ कोरिया में अपने एजेंट्स भेजने का फैसला कर लेते हैं। उधर बोंग सुक को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वह समय पर हु को नहीं बचा पाया। वह अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन हर कोशिश में वह हवा से नीचे गिरता रहता है। आखिर में मी उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वह खुद को इस तरह क्यों परेशान कर रहा है। बोंग सुक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि उसने सालों से उसे रोक कर रखा और इसी वजह से वह हु को बचाने का मौका भी खो बैठा। वह बस आजाद होकर जहाँ चाहे उड़ना चाहता है। माई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उससे पूछती है कि क्या वह सच में अपने पिता जैसा बनना चाहता है। इसके बाद कहानी बोंग सुक के पिता डस्क के पुराने दिनों में जाती है। डस्क कभी ब्लैक ऑप्स का सबसे बेहतरीन एजेंट हुआ करता था। वह उड़ सकता था और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। एक दिन वह हवा में उड़ते हुए एक पैसेंजर प्लेन तक पहुंचता है। वह क्रू को बताता है कि प्लेन में बॉम्ब रखा गया है, लेकिन पायलट्स उसे टेररिस्ट समझ लेते हैं और प्लेन की स्पीड बढ़ाकर उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पल बाद प्लेन में एक्सप्लोजन हो जाता है। डस्क चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और कई पैसेंजर्स की जान चली जाती है। इस हादसे से वह अंदर तक टूट जाता है। उधर डायरेक्टर मिन को पता चलता है कि उनकी एजेंसी के अंदर ही कुछ एनिमी स्पाइज छिपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए वह एक बड़ी बैंक्वेट पार्टी रखता है और सभी एजेंट्स को वहां बुलाता है। म्यून को स्टेज पर परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी
दी जाती है ताकि सबका ध्यान उसी तरफ रहे। लेकिन ऑपरेशन टीम का लीडर मिशन जल्दी पूरा करने के लिए इनोसेंट लोगों की जान तक रिस्क में डालने को तैयार होता है। मियून ये सब देखकर चुप नहीं रह पाती। वह हॉल में फ्लैशबैंग फेंक देती है, फिर डोर खोलकर सर्वाइवर्स को बाहर निकलने का सिग्नल देती है। मिशन पूरा न करने के कारण बाद में उसे पनिशमेंट भी मिलती है। कुछ समय बाद डायरेक्टर मिन को एक और सीक्रेट मिशन मिलता है। इस काम के लिए डस्क सबसे सही आदमी था, लेकिन उससे पहले मिन उसके सोचने के तरीके को समझना चाहता था। इसके लिए वह मियून को चुनता है। मियून की इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज हैं, उसके रिफ्लेक्सेस और सेंसेस भी असाधारण हैं। उसे डस्क के करीब जाकर उसे अपने प्यार में फंसाना था और फिर उसके सीक्रेट्स पता करने थे। अगले ही दिन से मियून जानबूझकर डस्क के सामने बार बार आने लगती है। शुरुआत में इसका ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे डस्क उस लड़की को नोटिस करने लगता है जो हर जगह किसी न किसी बहाने उसके आसपास दिखाई देती है। एक दिन दोनों कॉफी मशीन के पास फिर मिलते हैं और इस बार एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। वहां से जाते समय डस्क उसके डॉक्यूमेंट्स उसकी डेस्क तक पहुंचाने की ऑफर भी करता है। समय के साथ दोनों ज्यादा बातें करने लगते हैं और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। एक दिन बातचीत के दौरान डस्क साफ बता देता है कि उसे पहले से पता है कि मियून उस पर नजर रख रही है। आखिर वह हर मुलाकात में एक जैसी फाइल लेकर जो आती है। मियून का मिशन फिर फेल हो जाता है, लेकिन अंदर से उसे राहत मिलती है। वह शुरू से ही यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऑर्डर्स मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डस्क उसकी सिचुएशन समझता है और उसे डिनर पर बुला लेता है। मियून भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच दूरी और कम होने लगती है। अगले दिन कॉफी मशीन के पास फिर उनकी मुलाकात होती है। मियून बताती है कि इस पूरे मिशन में सबसे मुश्किल चीज कॉफी पीना है। उसे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी डस्क के करीब रहने के लिए वह रोज कॉफी पीती रही। ये सुनकर डस्क भी अपना एक सीक्रेट बताता है। वह कहता है कि मियून से उसकी मुलाकात उससे भी पहले हो चुकी थी। जब मियून का पहला मिशन फेल हुआ था, तब डस्क को उसे खत्म करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन वह इनोसेंट लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। बाद में मियून डस्क से कहती है कि वह मिशन को ऑफिशियली फेल्ड रिपोर्ट करने वाली है। डस्क तुरंत उसे रोकता है। अगर उसका मिशन फिर फेल हुआ तो उसे बड़ी सजा मिल सकती थी, इसीलिए मियून डायरेक्टर मिन को बताती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। जाने से पहले वह सेक्रेटरी को कपड़े चुनने और कॉफी बनाने को लेकर कुछ टिप्स भी देती है ताकि उसे दोबारा डांट न सुननी पड़े। उस रात मियून देर तक ऑफिस में अकेली काम कर रही होती है। तभी उसे विंडो के बाहर कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वह देखकर हैरान रह जाती है कि डस्क हवा में उसके बाहर तैर रहा है। डस्क उसे बताता है कि उड़ना उसकी स्पेशल एबिलिटी है। फिर वह मियून को एक लंच बॉक्स देता है। मियून खाना खाती है और उसके चेहरे पर अपने आप खुशी आ जाती है। अगली शाम डस्क फिर उसके पास आता है। वह बताता है कि पूरी जिंदगी उसने पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। लोगों से ज्यादा बातचीत करने की उसे आदत नहीं है, इसलिए सोशलाइजिंग में वह थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन वह जो भी करता है दिल से करता है। इसके बाद मियून भी अपना सीक्रेट बताती है। उसकी हियरिंग और आई साइट दोनों बहुत तेज हैं, यहाँ तक कि वह डस्क के दिल की धड़कन भी सुन सकती है। ये सुनकर डस्क अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाता और उसे किस कर देता है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद हवा में ऊपर उठने लगता है। इसी बीच सेक्रेटरी अनजाने में एक बहुत बड़ा सीक्रेट सुन लेती है। उसे पता चलता है कि माइन ने मियून को डस्क के करीब भेजने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उन दोनों में एक खास चीज कॉमन थी, दूसरों के दर्द को समझने वाला इंसानी दिल। लेकिन डिक हर काम में माहिर था। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह एक ऐसी किलिंग मशीन था जिसमें कोई कमी नजर नहीं आती थी। इसी वजह से मिन जानबूझकर उसे मियून के करीब ला रहा था। उसका प्लान था कि अगर डिक को मियून से प्यार हो गया तो उसके अंदर एक कमजोरी पैदा हो जाएगी, फिर उसे कंट्रोल करना और अपने काम में इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। माइन को यह भी पता था कि मियून उससे झूठ बोल रही है। सच सामने आने के बाद सेक्रेटरी ने तुरंत मियून को फोन किया। मियून ने आसपास नजर दौड़ाई और जल्दी ही छिपे हुए कैमरास पकड़ ली। एक कैमरा उसकी डेस्क के पास लगा था, जबकि दूसरा कॉफी मशीन के अंदर छिपाया गया था। मियून गुस्से में मिन से पूछती है कि वह उसके पीछे इतना क्यों पड़ा है। मिन बिना घबराए समझाता है कि डस्क का कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, इसलिए मिशन खत्म होते ही वह कभी भी गायब हो सकता है। इसके बाद मिन मियून के पिता को लेकर उसे दबाव में डालता है और साफ चेतावनी देता है कि वह उसकी हद पार न करे। इसी बीच डिक को एक बेहद सीक्रेट मिशन मिल जाता है। निकलने से पहले वह दूर से बस एक बार मियून को देखता है। उसके बाद मियून की जिंदगी से डिक पूरी तरह गायब हो जाता है। वह कई दिनों तक उसका इंतजार करती रहती है। तभी एक चौंकाने वाली खबर आती है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही डायरेक्टर मिन घबरा जाता है। उसके प्लान के हिसाब से प्रेसिडेंट को डिक के हाथों मरना था, लेकिन अब कुछ और ही हो चुका था। मिन को समझ नहीं आता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। वह तुरंत अपने लोगों को डिक को ढूंढने का आदेश देता है, क्योंकि अगर डिक ने ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स खोल दिए
है तो उससे जुड़े हर इंसान की मुश्किल बढ़ जाएगी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। म्यून घर में अकेली थी। तभी उसे विंडो के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। बाहर डिक खड़ा था। उसे लग रहा था कि शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह म्यून से आखिरी बार मिलने आया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि आसपास पहले से ही कई स्नाइपर्स उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में स्नाइपर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वहीं गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी जुवान के पुराने दिनों में चली जाती है। उस समय जुवान एक गैंगस्टर बॉस जिन के लिए काम करता था। एक दिन जिन एक नाइट क्लब का इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है। जुवान अकेले ही क्लब के अंदर घुस जाता है और वहाँ मौजूद सारे गुंडों को हरा देता है, यहाँ तक कि वह खुद को नाइफ से घायल करके अपना गॉल ब्लैडर तक दिखा देता है और नाइट क्लब के ओनर को डराने लगता है। आखिर में वह क्लब वापस हासिल कर लेता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सामने सिर झुका देते हैं। बाद में बाथरूम में जुवान का असिस्टेंट मिनी उसके शरीर से नाइफ निकालता है और उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ करता है। लेकिन कुछ दिन बाद जुवान को पता चलता है कि जिन उसी नाइट क्लब ओनर के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस करना चाहता है। जुवान को लगता है कि जिन पैसे के लालच में अपने दुश्मन से हाथ मिला रहा है। वह गुस्से में साफ कह देता है कि वह अपने दुश्मनों के साथ कभी काम नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। उस रात मिनी जुवान को ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। वह जिन को भी साथ लाता है ताकि दोनों के बीच समझौता हो सके, लेकिन असल में मिनी ने चुपके से दोनों के ड्रिंक्स में नशीली चीज मिला दी थी। थोड़ी देर बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब जुवान की आंख खुलती है तो वह खुद को और जिन को चेयर से बंधा हुआ पाता है। नाइट क्लब ओनर अपने आदमियों को आदेश दे रहा था कि पूरी कार को पानी में धकेल दिया जाए। जुवान उनसे जिन को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि जिन पहले ही उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी ओनर एक कड़वा सच बताता है। जिन ने शुरू से ही जुवान को सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, मिनी ही वह इंसान था जिसने दोनों को धोखा दिया था। जुवान गुस्से में सब कुछ देखता रह जाता है और कार पानी के अंदर डूब जाती है। लेकिन जुवान आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपने अंगूठे को मोड़कर हैंडकफ से बाहर निकलता है और किसी तरह बच जाता है। बदला लेने के लिए जुवान नाइट क्लब ओनर को मार देता है, लेकिन मिनी को मारने की उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वह कभी उसका पुराना दोस्त था। इसलिए जुवान उसकी शक्ल बुरी तरह बिगाड़ देता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। कुछ समय बाद डायरेक्टर मिन को पता चलता है कि जुवान के पास इमॉर्टैलिटी की पावर है। वह मिनी को आदेश देता है कि किसी भी तरह जुवान को पकड़कर लाया जाए। बदले में उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने का वादा किया जाता है। दूसरी तरफ जान एक छोटे से मोटेल में छिपकर रह रहा था और बहुत कम बाहर निकलता था। जब भी मोटेल का ओनर उससे रेंट मांगता, जान जानबूझकर किसी कार से टकरा जाता और फिर ड्राइवर से कॉम्पेंसेशन के पैसे मांग लेता। एक दिन उसकी मुलाकात जीही नाम की लड़की से होती है जो मोटेल के लोगों तक कॉफी पहुंचाती थी। उस समय जीही एक कस्टमर से बहस कर रही थी, लेकिन जान इस मामले में नहीं पड़ता। बाद में वह हमेशा की तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए पैसे कमाने बाहर निकलता है, लेकिन इस बार जिस ड्राइवर से वह टकराता है वह कार रोकने के बजाय तेजी से भाग जाता है। इत्तेफाक से जीही वहाँ पहुँच जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। जान उसकी मदद लेने से मना कर देता है और सिर्फ पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछता है। जीही उसे रास्ता समझा देती है, लेकिन कुछ देर बाद जान फिर रास्ता भटक जाता है और परेशान होकर रोने लगता है। तभी जीही दोबारा वहां से गुजरती है और उसे अपनी कार में बैठाकर ले जाती है। बस यहीं से जान को उस दयालु लड़की से प्यार हो जाता है। अब उसे दोबारा देखने के लिए वह कॉफी शॉप में फोन करके ऑर्डर देने लगा। ऑर्डर करने से पहले वह खुद को भी अच्छी तरह तैयार करता था, लेकिन पहली बार कॉफी लेकर जीही नहीं आती। जान जल्दी से कॉफी खत्म करता है और फिर दूसरा ऑर्डर कर देता है। ऐसे करते करते चौथे ऑर्डर पर जाकर जीही खुद कॉफी लेकर आती है। जान उसे कुछ एक्स्ट्रा टिप भी देता है ताकि वह थोड़ी देर रुककर उससे बात करे। अगले कुछ दिनों तक वह सिर्फ जीही को देखने के लिए अपनी लगभग सारी सेविंग्स कॉफी पर खर्च करने लगता है। एक दिन जीही दूसरे रूम में कॉफी देने गई थी, तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। बाहर से जान को उसकी मदद के लिए आवाज सुनाई देती है। वह बिना सोचे दीवार पर जोरदार पंच मारता है और सीधे दीवार तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद वह सभी गुंडों की जमकर पिटाई करता है और उन्हें रूम के अंदर बंद कर देता है, लेकिन उनमें से एक किसी तरह भाग निकलता है। इत्तेफाक से वह मिनी का ही एक आदमी था। उस रात मिन की तुरंत जुवन के पीछे हथियारों से लैस गुंडों की एक बड़ी टीम भेज देता है। वह डायरेक्टर मिन को भी बुलाता है ताकि वह खुद अपनी आंखों से इस मॉन्स्टर की पावर देख सके, लेकिन जुवान अकेले ही सैकड़ों हथियारबंद गुंडों को हरा देता है। यहाँ तक कि वह मिनी की कार की विंडो पर बेसबॉल बैट मारकर उसे साफ चेतावनी देता है। जैसे जैसे और दुश्मन वहाँ पहुँचते जाते हैं, जुवान को मजबूर होकर एक तंग गली में भागना पड़ता है। मिन ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। अब उसे जुवान की असली ताकत का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह डिक को आदेश देता है कि जुवान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करे, क्योंकि उसे लगता है कि जुवान की पावर उनके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इसी बीच जीही को उसके को-वर्कर्स से पता चलता है कि गैंगस्टर्स जुवान को ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसे खोजने निकल पड़ती है और सही समय पर पहुंचकर उसे वहां से निकाल लेती है। भागते समय जुवान उसे बताता है कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं है और पहले किसी की जान भी ले चुका है, लेकिन जीही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानती
है कि जुवान ने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला था। तभी एक वैन तेजी से उनकी तरफ आती है। जुवान बिना सोचे जीही को अपने शरीर से ढक लेता है। अच्छी बात यह रहती है कि जीही सिर्फ बेहोश होती है। जब वही वैन दोबारा उनकी तरफ बढ़ती है तो जुवान सीधे ड्राइवर सीट तक पहुंच जाता है और वैन को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। जुवान मर नहीं सकता, लेकिन चोट का दर्द फिर भी उसे महसूस होता है। तभी मिनी हाथ में गन लेकर वहां पहुंच जाता है। उसके मन में बस एक सवाल था, अगर जुवान के सिर से गोली पार हो जाए तो क्या वह तब भी जिंदा रहेगा। मिनी गोली चलाने ही वाला था कि डिक उससे पहले गोली चला देता है और उसे वहीं रोक देता है। इसके बाद जुवान ऑफिशियली NIS में शामिल हो जाता है। डायरेक्टर मिन उसे साफ आदेश देता है कि डिक जो भी कहे उसे बिना सवाल किए मानना होगा। कुछ दिन बाद जुवान को अपना पहला मिशन मिलता है। डिक उसे आसमान से सीधे एक ऐसी बिल्डिंग में गिरा देता है जहां बहुत सारे हथियारबंद क्रिमिनल्स मौजूद थे। वहां मौजूद हर किसी को लगता है कि जुवान अब खत्म हो गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल ठीक खड़ा हो जाता है और दुश्मनों पर टूट पड़ता है। ऊपर से डस्क उसे कवर फायर देता रहता है। दोनों मिलकर शानदार तरीके से हॉस्टेज को बचा लेते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद पार्टनर्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद डिक खुद मुसीबत में फंस जाता है। ऑर्डर्स न मानने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वह देखता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वही उसके सामने गन लेकर खड़ी है। बाद में डायरेक्टर मिन उससे पूछता है कि नॉर्थ कोरिया में असल में क्या हुआ था और प्रेसिडेंट की मौत हार्ट अटैक से कैसे हो गई। डिक एक शब्द भी नहीं बोलता, उल्टा वह मिन को ही हॉस्टेज बना लेता है। फिर सबके सामने वह म्यून के साथ अपने किसी भी रिश्ते से साफ इनकार करता है और उसकी तरफ गोली चला देता है। लेकिन आखिरी पल में जुवान बीच में आकर गोली को रोक लेता है। म्यून की आंखों के सामने डिक वहां से चला जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। ये सब डिक का बनाया हुआ प्लान था। म्यून को खतरे से दूर रखने के लिए उसने पहले ही उसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह उसके खिलाफ गन उठाए। साथ ही उसने म्यून को जुवान की मदद लेने के लिए भी कहा था। अगले दिन लोगों को माइन एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। गवर्नमेंट के सामने इस पूरे मामले का कोई साफ जवाब नहीं था, इसीलिए माइन को उसके पद से हटा दिया जाता है और ब्लैक टीम को भी बंद कर दिया जाता है। इसके बाद म्यून फिर से एक आम जिंदगी जीने लगती है। लेकिन डिक कई सालों तक वापस नहीं आता। फिर एक बर्फीली शाम जब म्यून अकेली घर जा रही होती है, उसे पीछे से कुछ जानी पहचानी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। वह समझ जाती है कि डिक आखिर वापस आ गया है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और उनके घर एक बेबी बॉय पैदा होता है। लेकिन कुछ ही महीनों में छोटे बोंग सुक में अजीब पावर्स दिखने लगती हैं। दोनों पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं उसे चोट न लग जाए, इसीलिए डस्क पूरे घर में सेफ्टी नेट्स लगवा देता है। कई साल गुजर जाते हैं और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच पीस एग्रीमेंट हो जाता है। इसके बाद माइन दोबारा अपने पुराने पद पर लौट आता है। वापस आते ही उसका पहला आदेश होता है कि डिक को फिर से पकड़ कर लाया जाए। डिक और म्यून को अंदाजा हो जाता है कि अब खतरा दोबारा उनके करीब आ चुका है। एक रात म्यून को घर के बाहर बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। डस्क तुरंत उससे कहता है कि वह अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाए, जबकि वह एजेंट्स को रोकने की कोशिश करेगा। जाते समय वह म्यून को बार बार याद दिलाता है कि बोंग सुक की उड़ने वाली पावर को किसी से भी छिपा कर रखना है। इसके बाद डस्क बाहर निकलता है और एक एजेंट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उसके सामने आने वाले एजेंट्स भी सुपर पावर्स वाले थे। डस्क ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाता और पकड़ लिया जाता है। उस दिन के बाद म्यून अपने बेटे को लेकर लगातार एक जगह से दूसरी जगह छिपती रहती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एजेंट्स पहले ही उसका पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जुवान कॉफी शॉप में जाकर आखिरकार जीही को अपने दिल की बात बता देता है। कुछ समय बाद दोनों एक खुशहाल फैमिली बना लेते हैं। जुवान भी एक आम ऑफिस वर्कर की जिंदगी शुरू कर देता है, लेकिन कंप्यूटर्स के मामले में वह बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए अक्सर रात तक अकेला बैठकर अपना काम पूरा करता रहता था। धीरे धीरे उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। उसे फिर से वही एक्शन और खतरे वाली जिंदगी पसंद आने लगती है। तभी एक दिन मिन अचानक उसके पास आता है और एक मिशन में मदद मांगता है। मिन समझ जाता है कि जुवान अपनी साधारण जिंदगी से थक चुका है। वह उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी बड़े काम के लिए करने को कहता है। जुवान खुद भी कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। तब जीही उसे कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। वह जो भी फैसला लेगा जीही हमेशा उसके साथ रहेगी। आखिर में जुवान फिर से एजेंसी में लौटने का फैसला करता है और सोल्जर्स के साथ स्पाइस को पकड़ने के मिशन पर निकल जाता है। मिशन के दौरान जो को शक होता है कि स्पाइस के बीच कोई सुपर ह्यूमन भी मौजूद है। वह जुवान से कहता है कि जल्द ही गन फाइट शुरू होने वाली है। दोनों तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक ज्यादातर सोल्जर्स घायल या मारे न जाएं। उसके हिसाब से सुपर ह्यूमंस की असली पहचान तभी बनती है जब वे वो काम करें जो आम इंसान नहीं कर सकते।
लेकिन जुवान वहाँ खड़े होकर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी दुश्मन सुपर ह्यूमन पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराने लगता है। जुवान आसानी से हर पत्थर से बचता है और सीधे उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। जब उस सुपर ह्यूमन को समझ आता है कि जुवान को हराना आसान नहीं है तो वह मिशन छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब डायरेक्टर मिन को पक्का यकीन हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया भी गुप्त रूप से सुपर ह्यूमंस तैयार कर रहा है। वह चुप बैठने के बजाय तुरंत ब्लैक टीम को फिर से शुरू करता है और जुवान को उसका लीडर बना देता है। कुछ समय बाद जुवान की बेटी हुसू पैदा होती है। अब हर मिशन पहले से अलग लगने लगता है क्योंकि घर पर उसकी छोटी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जुवान की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। एक भयानक कार एक्सीडेंट में जीही की मौत हो जाती है। हुसू इस एक्सीडेंट में सिर्फ इसलिए बच पाती है क्योंकि उसे अपने पिता की सुपर पावर विरासत में मिली थी। अपनी बेटी की देखभाल के लिए जुवान डायरेक्टर मिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे फील्ड ड्यूटी से हटाकर डेस्क जॉब दे दी जाए। माइन उसकी बात मान जाता है, लेकिन इसके बदले वह जुवान के सामने एक शर्त रख देता है। एजेंसी की तरफ से जब भी जुवान को कॉल आता उसे तुरंत वहां पहुंचना पड़ता। अब कहानी गैंग हन के पिता जमान पर आती है। जेमान के पास गजब की ताकत थी। वह 1000 पाउंड से भी ज्यादा भारी चीजें आसानी से उठा सकता था, लेकिन उसकी समझ थोड़ी कमजोर थी, इसलिए लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे नीचा दिखाते थे। अच्छी बात यह थी कि उसकी पत्नी यूनयोंग हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। चाहे हालात कैसे भी हों, वह कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। एक दिन गवर्नमेंट सड़कों पर लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जबरदस्ती हटाने का आदेश देती है। यूनयोंग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है और जाने से पहले जेमान से कहती है कि वह उनके बेटे का ध्यान रखे। लेकिन डिमोलिशन टीम वेंडर्स के साथ बहुत सख्ती करने लगती है और विरोध करने वालों पर हमला शुरू कर देती है। इधर जेमान काफी देर तक घर पर अपनी पत्नी का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह वापस नहीं आती। परेशान होकर वह उसे ढूंढने निकलता है। तभी उसे यूनयोंग नजर आती है, जिसे ऑफिसर्स जबरदस्ती वहां से ले जा रहे थे। ये देखकर जेमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ऑफिसर्स को अपनी ताकत से दूर फेंक देता है और अपनी पत्नी को बचाने आगे बढ़ता है। उसे रोकने के लिए अथॉरिटीज को हाई प्रेशर वाटर कैनन्स तक बुलाने पड़ते हैं। हालात बिगड़ते देखकर यूनयोंग अपने पति से बार बार कहती है कि वह वहां से भाग जाए। उसी समय डायरेक्टर मिन को पता चलता है कि इस पूरे मामले में एक सुपर ह्यूमन शामिल है। वह तुरंत जुवान को उसे पकड़ने का आदेश देता है। जुवान के पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी बेटी से घर पर रहने को कहता है और खुद वहां पहुंच जाता है। एक विटनेस बताता है कि जेमान भागकर सीवर्स में चला गया है। उधर जेमान एक मैनहोल कवर को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि वह रात के 10 बजे से पहले घर लौट आएगा। तभी उसे पता चलता है कि जुवान उसे पकड़ने आया है। जेमान तुरंत उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लड़ाई के बीच जुवान को एक मौका मिलता है और वह खुद को जमान के साथ हैंडकफ कर लेता है। इसके बाद वह किसी तरह जमान को बेहोश कर देता है। जुवान वहां से जाने ही वाला था कि उसकी नजर अंडरग्राउंड फंसे एक बच्चे पर पड़ती है। वह बिना देर किए अपने हाथों से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। तभी जमान भी होश में आकर उसकी मदद करने लगता है। दोनों मिलकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। बच्चे को बचाने के बाद जुवान जमान को छोड़ देता है ताकि वह अपने बेटे के पास वापस जा सके। लेकिन जब मीन को यह बात पता चलती है तो वह बेहद गुस्सा हो जाता है और तुरंत जमान को पकड़ने के लिए एजेंट्स भेज देता है। इधर छोटा गैंग हन अपने पिता को चोट खाते नहीं देख सकता था। गुस्से में उसकी अपनी सुपर पावर अचानक बाहर आ जाती है और वह एजेंट्स को दूर उड़ा देता है। ये देखकर माइन को पहली बार पता चलता है कि सुपर पावर्स बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिल सकती हैं। अब माइन का ध्यान सुपर ह्यूमन से ज्यादा उनके बच्चों पर चला जाता है। दूसरी तरफ जुवान अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके साथ छिपकर रहने को मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, जो मिन को एक खास हाई स्कूल बनाने का आइडिया देता है। उसका मकसद ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना और ट्रेन करना था जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज हो। इसी प्लान की वजह से बोंग सुक, हु और गैंग हन की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ जाती है। बाहर से जो इस स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन असल में वह एक एजेंट था जिसे इन बच्चों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समय तक बोंग सुक और हु को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन गैंग हन को शुरुआत से ही पूरी सच्चाई पता थी। हाई स्कूल में आने से पहले ही जो ने उससे चुपचाप मुलाकात की थी और उसके सामने एक डील रखी थी। अगर गैंग हन ग्रेजुएशन के बाद NIS में शामिल हो जाता है तो उसके पिता का क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। यही डील उसके सामने रखी गई थी। एक दिन स्कूल के बाद बोंग सुक हु के साथ ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स सेंटर जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यंग नाम का एक नॉर्थ कोरियन एजेंट उनका पीछा कर रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। तभी बस ड्राइवर गू को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह जानबूझकर बस को बार बार दाएं बाएं मोड़ने लगता है ताकि अंदर बैठे बच्चों को नुकसान न हो। हैरानी की बात यह थी कि यंग इतनी हलचल के बावजूद बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। जब बस पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारे पैसेंजर्स सुरक्षित उतर जाते हैं, तभी गू थोड़ा रिलैक्स करता है, लेकिन अगले ही पल जांग अचानक गायब हो जाता है। बाद में ग्वेडो पुलिस को बताता है कि बस की बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी। इसी दौरान हु और बोंग सुक चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। उधर स्कूल जिम की रिकॉर्डिंग देखने के बाद
म्यून और जुवान को तुरंत समझ आ जाता है कि मामला साधारण नहीं है। एक ही क्लास में कई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ होना उन्हें बहुत सस्पिशियस लगता है। म्यून तुरंत हैंडगन उठाती है और स्कूल की तरफ निकल जाती है। जुवान को भी जब पता चलता है कि उसकी पावर्स अभी भी काम कर रही हैं, तो वह तुरंत स्कूल पहुंचता है। थोड़ी देर बाद मी की मुलाकात होम रूम टीचर मिस्टर चॉय से होती है। वह सीधे पूछती है कि जिस लड़के ने हु को बचाया था, क्या उसके पास भी सुपर पावर्स हैं? चॉय कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर वह बात संभालते हुए कहता है कि वह लड़का बस बहुत एथलेटिक है। लेकिन माई तुरंत समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है। अब वह चॉय से पूछती है कि उसने असल में इस स्कूल में काम कब शुरू किया था। इस सवाल के साथ चॉय को अपना पुराना समय याद आ जाता है। कई साल पहले जब उसने NIS ज्वाइन किया था, तब मिन ने उसे हाई स्कूल टीचर बनकर काम करने का आदेश दिया था। उसका काम उन बच्चों पर नजर रखना था जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज थी। लेकिन प्रिंसिपल जो इन बच्चों की पावर्स जगाने के लिए बहुत सख्त तरीके अपनाता था। उसने गैंग हन को भी जानबूझकर कुछ डिलिंक्वेंट्स के हाथों पिटवाने का इंतजाम किया। इसके बावजूद गैंग हन ने कभी पलटकर फाइट नहीं की। ये सब देखकर चॉय अंदर से परेशान हो जाता है। आखिर वह जो के पास जाकर पूछता है कि क्या वे लोग हद से आगे नहीं जा रहे, लेकिन जो उसे साफ चेतावनी देता है कि ऊपर से मिले ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश न करे। 4 साल बाद स्कूल में सुन नाम की एक लड़की आती है। वह रिटायर्ड एजेंट नाजू की बेटी होती है। चॉय को उससे काफी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि वह फिजिकली बहुत अच्छी है और उसके पास एक्सरे विजन भी है। लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान सियोन अचानक गिर जाती है। कुछ समय बाद उसकी बीमारी से मौत हो जाती है। बाद में चॉय को पता चलता है कि सियोन काफी समय से कैंसर से लड़ रही थी। चॉय को लगता है कि उसकी सख्त ट्रेनिंग ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। इस बात का गिल्ट तब से उसके मन में बना रहता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। जुवन मैप देखकर मिस्टर चॉय के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जाने से पहले एमी उसे चुपचाप याद दिलाती है कि पूरी बिल्डिंग में सर्वेलेंस लगा हुआ है। इसके बाद वह स्कूल की बाकी जगहों की जांच करने लगती है। कुछ देर बाद उसे पास से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए माई को एक जैनिटर दिखाई देती है जो प्रिंसिपल के ऑफिस की सफाई कर रही होती है। माई तुरंत लाइट्स बंद कर देती है ताकि उसे फायदा मिल सके। लेकिन असली बात ये थी कि वह जैनिटर कोई आम महिला नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन स्पाई थी। कुछ समय पहले ही उसने स्कूल के एक PE टीचर को मार दिया था। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी पहचान सामने आ चुकी है, वह माई पर हमला कर देती है। फाइट के बीच माई को किसी और के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह बिना समय गंवाए विंडो से बाहर निकल जाती है। फिर स्नोबॉल्स की मदद से कई कैमरास को काम करना बंद कर देती है और पावर भी काट देती है ताकि दुश्मन उसकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। जैनिटर तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी वापस चालू कर सके। लेकिन तभी माई अचानक वहां पहुंचती है और उसे गोली मार देती है। अब कहानी फिर हु की तरफ लौटती है। यंग चुपके से उसके पीछे पहुंच चुका था और उस पर हमला करने की कई कोशिशें करता है। उसी समय बोंग सुक एक कन्वीनियंस स्टोर से ड्रिंक्स खरीद रहा होता है। जब वह वापस जिम पहुंचता है तो उसे सारे डोर्स लॉक्ड मिलते हैं। अंदर से हु की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बोंग सुक समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह तुरंत खुद को रोकने वाले सारे सैंड बैग्स और बाकी वजन हटा देता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। इस बार वह समय पर पहुंचता है और उस लड़की को बचा लेता है जिसे वह प्यार करता है। उधर जुवान मिस्टर चॉय के साथ ऑफिस में बात कर रहा होता है। तभी 2 और एजेंट्स अंदर घुस आते हैं। उनके साथ टीम लीडर किम भी होता है। किम के साथ योंग नाम का एक बेहद ताकतवर आदमी भी था। किम तुरंत यंग सुपर ह्यूमन से जुड़ी सारी फाइल्स मांगता है, लेकिन जुवान बिना कुछ बोले योंग को ही हरा देता है। इसके बाद वह चॉय से कहता है कि बाकी स्टूडेंट्स को बचाने जाए, क्योंकि कीसू और गैंग हन अभी भी कैंपस में हैं। गैंग हन स्कूल से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है, लेकिन एक एजेंट उसका रास्ता रोक लेता है। वह उसे उसी वीडियो वाले लड़के के रूप में पहचान लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अपने बेटे की चीख सुनते ही जेमान तुरंत स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ कीसू पर भी एक और एजेंट हमला कर देता है। ऊपर से शोर सुनकर मिस्टर चॉय तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन बाकी लोगों से अलग चॉय के पास कोई सुपर पावर नहीं होती। एजेंट का धैर्य जवाब दे देता है और वह हैंडगन निकाल लेता है। चॉय तुरंत कीसू के सामने खड़ा हो जाता है और उस एजेंट से कहता है कि वह इस मासूम बच्चे को छोड़ दे। उधर ऑफिस में जुवान धीरे धीरे फाइट में कमजोर पड़ने लगता है। योंग लगातार उस पर जोरदार वार करता रहता है, जिसके बाद जुवान के लिए वापस लड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी किम उसके पास आता है और गुस्से में कहता है कि आज जो भी बुरा हो रहा है उसकी जड़ डिक है। इसके बाद कहानी 10 साल से भी ज्यादा पीछे चली जाती है। उस समय डायरेक्टर मिन डिक को एक बेहद सीक्रेट मिशन देता है। उसका टारगेट नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट होता है। उस समय नॉर्थ कोरिया के पास कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, इसलिए डिक आसानी से प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट पहले से ही बहुत गंभीर हालत में है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डिक उसे मारने का फैसला नहीं करता। वह मिशन पूरा किए बिना वापस लौट जाता है। इसके बाद ड्यूटी में फेल होने वाले सभी गार्ड्स को सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरियन लीडरशिप इस घटना से बेहद नाराज हो जाती है। वे किम को किसी भी कीमत पर एक सुपर ह्यूमन यूनिट तैयार करने का आदेश देते हैं। किम के पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद वह अलग अलग लोगों पर
बेहद सख्त ट्रेनिंग और टेस्ट्स शुरू करता है ताकि किसी तरह उनके अंदर छिपी सुपर पावर्स को बाहर लाया जा सके। युंग और योंग ही इस पूरी ट्रेनिंग के सिर्फ 2 बचे हुए लोग रह जाते हैं। अपने परिवार को बचाए रखने के लिए युंग को मजबूरी में उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ता है। वहीं योंग का अपना कोई परिवार नहीं बचा था, इसलिए वह किम का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। कई साल बाद डस्क जानबूझकर खुद को दुश्मनों के हाथों पकड़वा देता है ताकि उसकी वाइफ और सन सुरक्षित भाग सकें। इसके बाद मिन उसे एक आखिरी मिशन देता है। अगर डस्क ने मिशन करने से मना किया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। मजबूर होकर डिक एक बार फिर नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के रेजिडेंस में घुसता है, लेकिन इस बार किम पहले से ही उसके लिए ट्रैप तैयार कर चुका होता है और डिक को वहीं पकड़ लिया जाता है। वर्तमान में म्यून अपनी तेज सुनने की ताकत और लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करके एक एजेंट को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ बोंगसुक और हाईसू मिलकर योंग का सामना करते हैं, लेकिन योंग के सामने दोनों ज्यादा देर टिक नहीं पाते। यंग बोंगसुक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बिल्कुल उसके पुराने दुश्मन डस्क सुक जैसा दिखता है। जैसे ही बोंगसुक अपने पिता का नाम सुनता है, उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जुंग हाई को हवा में ही रोक देता है। तभी हाईसू टीचर से सीखी हुई थ्रोविंग टेक्निक इस्तेमाल करती है और शॉर्ट पुट से युंग पर सीधा निशाना लगाती है। स्कूल की हॉलवे में एक एजेंट गैंग हन को बुरी तरह पीट रहा होता है। उसका मकसद किसी भी तरह गैंग हन से बाकी यंग सुपर ह्यूमंस के बारे में जानकारी निकलवाना है, लेकिन गैंग हन कितनी भी तकलीफ में हो वह एक शब्द भी बताने को तैयार नहीं होता। तभी मिस्टर चॉय हैंडगन लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन एजेंट इतनी तेजी से हमला करता है कि कुछ ही पल में चॉय भी जमीन पर गिर जाता है। उसी समय जमान आखिरकार स्कूल पहुंच जाता है। अपने घायल बेटे को देखते ही उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह एजेंट को कॉलर से पकड़ता है और बार बार जमीन पर पटक देता है, फिर उसे सीधे खिड़की से बाहर फेंक देता है। उधर जुवान और योंग के बीच फाइट अभी भी जारी है। जुवान की हीलिंग पावर की वजह से वह जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते योंग की ताकत जवाब देने लगती है और वह थक कर गिर जाता है। तभी इससे भी बड़ा खतरा सामने आ जाता है। नॉर्थ कोरिया का टॉप एजेंट लिम सिर्फ अपने हाथों से क्लैप करता है और एक बेहद ताकतवर शॉकवेव छोड़ देता है। कुछ ही पल में पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है। कई साल पहले पहली बार एक दूसरे से मिलने के बाद अब जुवान और जमान फिर से एक ही तरफ खड़े होकर लड़ रहे होते हैं। योंग भी होश में आने के बाद फाइट में शामिल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक और जोरदार हमला झेलना पड़ता है। योंग को इस हालत में देखकर लिम को अपने पुराने दिन याद आते हैं। उसे याद आता है कि वह कई सालों तक एक अंधेरी अंडरग्राउंड केव में कैद रहा था। उस मुश्किल समय में सिर्फ योंग ही ऐसा इंसान था जिसने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। आखिर में लिम हिम्मत जुटाकर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है और जमीन की तरफ अपनी आखिरी ताकत से एक खतरनाक अटैक करता है। कुछ ही सेकंड में पूरा बिल्डिंग मलबे में बदल जाता है। किम तुरंत यंग को कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द बैकअप देने का ऑर्डर देता है। उनकी बातचीत सुनकर बोंगसुक जुंग हाई को वहां से जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यंग अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। तभी हाईसू बोंगसुक के सामने आ जाती है और गोली खुद ले लेती है। वह बोंगसुक को भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है और उससे अपनी मदर को ढूंढने के लिए कहती है। बोंगसुक लड़खड़ाते हुए हवा में उड़ता है, जबकि हू पूरी तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ ग्वेडो को भी पता चल जाता है कि बच्चे खतरे में हैं। वह तुरंत अपना बस घुमाकर स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। स्कूल में मिस्टर चॉय बचे हुए स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगह ले जा रहा होता है। कुछ देर बाद जुवान को होश आता है। वह जेमान को मलबे से दूर सुरक्षित जगह पर फेंक देता है और उससे अपने बेटे को बचाने के लिए जाने को कहता है। इसके बाद वह खुद धीरे धीरे मलबे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसके पूरी तरह संभलने से पहले ही युंग वहां पहुंच जाता है और जुवान के सिर में गोली मार देता है। युंग दूसरी गोली चलाने वाला होता है, तभी माई वहां से फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जुवान की एक आंख चली जाती है, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है और हवा में काफी ऊपर तैरता रहता है। ऊपर से यंग को पूरे इलाके का साफ नजारा दिखाई देता है और वह तुरंत एमआई को देख लेता है। तभी बोंगसुक वहां पहुंचता है और हवा में ही यंग से टकरा जाता है। दोनों के बीच आसमान में ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बोंगसुक सामने से आते बस को आखिरी पल में डॉज कर लेता है। इसी बीच ग्वेडो एक बैटरी का इस्तेमाल करके जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक करता है। बिजली का यह हमला जुंग हाई की एक बांह को उड़ा देता है। युंग को बुरी तरह घायल देखकर किम वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि बाकी लोग पीछे हट सकें। वह बोंगसुक पर गन तानता है, लेकिन ट्रिगर दबाते वक्त उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे एहसास होता है कि इस पूरी लड़ाई में पहले ही बहुत से बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। तभी किम एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह अपनी जान देकर इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ योंग को लीम गंभीर हालत में मिलता है। योंग उसे बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन लीम उसे रोक देता है। वह योंग से कहता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे और एक नॉर्मल लाइफ जी। यह सुनकर लीम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है और सड़कों पर भटकता रहता है। तभी इत्तेफाक से उसकी टक्कर हाईसू से हो जाती है। हाईसू को पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, फिर भी वह प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है। कुछ समय बाद स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। मिस्टर चॉय चुपचाप जुआन से मिलता है और उसे यंग सुपर ह्यूमंस की पूरी इंफॉर्मेशन वाली फाइल्स सौंप देता है, जो दोबारा इन छिपे हुए सुपर ह्यूमंस तक न पहुंच सके। इसलिए जान उसे बिना किसी हेजिटेशन के खत्म कर देता है। उधर नॉर्थ कोरिया में यंग अपने क्रूल सुपीरियर को मारकर अपने मारे गए साथियों का बदला लेता है। इसके बाद वह डिक से मिलने जाता है, जो कई सालों से कैद में था। यंग उसे एक गन देता है और कहता है कि अब वह घर वापस जाए और अपने बेटे की रक्षा करे। दूसरी तरफ गैंग हन NIS ज्वाइन करने का फैसला करता है। इसके बदले वह डायरेक्टर मिन से अपनी एक शर्त रखता है। वह चाहता है कि माइन उसके पिता का क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दे। ऑफिस से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड और एक ऐसी लड़की से होती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वह हाइवान है, वही लड़की जिसे हाईसू ने पहले बुलीज से बचाया था। उसी रात डस्क आखिरकार साउथ कोरिया वापस लौटता है। वह माइन को मार देता है और इस पूरी कहानी का हिसाब खत्म कर देता है। धीरे धीरे सभी की जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगती है। योंग के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वह जान के फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में काम शुरू कर देता है। लेकिन वह इतना क्लमजी है कि जान अक्सर उस पर चिल्लाता रहता है। दूसरी तरफ बोंग एक मिस्टीरियस रेनकोट हीरो बन जाता है और जरूरतमंद लोगों की चुपचाप मदद करने लगता है। वहीं हु दूर से उसका पूरा साथ देती रहती है। और आखिर में डिक अपनी वाइफ और सन से दोबारा मिलता है। इतने सालों के इंतजार के बाद परिवार एक दूसरे के सामने होता है। तीनों अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। और इसी के साथ मूविंग सीरीज का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको इस पूरी कहानी का सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी और सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।